वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। इस पाठ का एक वीडियो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करते हैं पाठ का भाग 2, वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं। देखिए, धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली बनना। हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार महादेवी वर्मा 2 मोर के बच्चों को लेकर आ जाती है बड़े मियाँ से, जो चिड़ी मार था। बड़े मियाँ से 2 मोर के बच्चे ले आई। घर पे आते ही सबने कहा कि अरे ये मोर तो मोर के बच्चे थोड़ी है, ये तो तीतर है और तुम्हें ठग लिया है। महादेवी वर्मा ने जैसे तैसे भाई ठीक है कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे फिर मोर के बच्चे बड़े होने लगे और वो वैसे ही जैसे इल्ली से तितली बनना यानी बिल्कुल ही बदल जाना, इल्ली से तितली बनना यानी बिल्कुल ही बदल जाना, वो बड़े हुए और धीरे धीरे बिल्कुल ही बदल गए। मोर के सिर की कलंगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई और गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। मोर के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो मोर के सिर पे जो मोर था, एक मोर था एक मोरनी थी। मोर के सिर पे यह कलंगी जो यहाँ होती है, मोर के सिर पर वो कलंगी और सघन यानी उसमें और ज्यादा पंख आ गए, छोटे छोटे पंख, ऊंची हो गई, लंबी हो गई और चमकीली हो गई और चमकदार हो गई। चोंच अधिक बंकिम यानी तिरछी हो गई, चोंच आगे यूं तिरछी हो गई और पैनी यानी तीखी भी हो गई। भाई मोर के बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके सारे अंग भी तो बड़े होंगे। चोंच बड़ी हो गई, उनके पंख बड़े होने लगे, सिर की कलंगी बड़ी होने लगी और गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति यानी नीलमणि के समान, मणि के समान, जो आंखों के पास में जो नीली आभा है, ऐसा लगता है जैसे कोई नीली मणि रखी गई हो। द्युति यानी चमक उसके उनके मोर की आंखों में झलकने लगी। मोर की आंखें बिल्कुल यहाँ आसपास नीली होती है, तो नीले मणि के समान आंखें चमकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, तो लंबी गर्दन कैसी, नीली और हरित, नीले रंग की और हरे रंग की, मिक्स रंग की। हर भंगिमा में यानी कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा में वह कैसे भी रहे, उसकी गर्दन धूप चाही तरंगे उठने और गिरने लगी। उसकी गर्दन में धूप चाही यानी धूप यानी सफेद और छाई यानी काले रंग की, तो ऐसे धूप और छाई रंग की उसमें तरंगे उठने गिरने लगी। जैसे वो गर्दन ऊपर नीचे करे तो यहाँ गर्दन के जो बाल ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें से कभी सफेद नजर आते हैं, कभी कालापन नजर आता है। तो उसकी गर्दन, जैसे वो गर्दन इधर उधर करता है, लंबी करता है, ऊपर करता है, नीचे करता है, यानी कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा में हर भाव भंगिमा में वो अलग अलग भाव भंगिमा, अलग अलग शारीरिक मुद्रा करता है, ऊपर नीचे इधर उधर देखता है। तो उसकी गर्दन में जो कैसी है, नील हरित, नीले रंग की भी है और हरे रंग की भी, मिक्स रंग की है। उसमें धूप चाही तरंगे यानी बीच में जब वो गर्दन ऊपर नीचे करता है तो वो जो रोए हैं गर्दन के बाल है वो ऊपर नीचे होते ही कभी सफेद दिखाई देते हैं तो कभी काले रंग की तरंगे उठने गिरने लगी। जैसे गर्दन ऊपर करेगा वो तरंग ऊपर गई, नीचे करेगा तरंग नीचे आई। इस प्रकार की वो लाइन है उसमें दिखने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में, दक्षिण और उत्तर, वाम यानी उत्तरी दिशा, तो दोनों ही पंख, 2 पंख दोनों दिशाओं में, 2 पंख, दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन यानी चित्रांकन स्पष्ट होने लगे। दोनों पंखों पर भी ऐसे चित्र दिखाई देने लगे। कैसे रंग के, सलेटी रंग के और सफेद रंग के। मोर के पंख है तो रंगीन पंख है, तो उनके पंखों में भी वो चित्रांकन ऐसा लगता है जैसे भगवान ने क्या चित्रकारी की है इसके पंखों पर। वो चित्रकारी, वो चित्र स्पष्ट दिखाई देने लगे। पूंछ लंबी हुई, उसके पंख, पीछे के पंख लंबे हुए और उसके पंखों में चंद्रिकाओं, जो चंद्रमा होते हैं उनके पंखों के
मोर की पंखों के, उसमें इंद्रधनुषी रंग चमक उठे। ऐसा लगता है वो मोर की पूंछ लंबी हुई और उसके पंख, उनमें चंद्रमाओं के इंद्रधनुषी रंग भी चमक उठे। रंग कैसे हो गए? उनके चंद्रमाओं के चमकीले रंग हो गए। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने, देखिए पूरा मोर क्या गजब का रंग है उसमें, क्या गजब की उसकी बनावट है मोर की। पूरा मोर, लेकिन उसके पैर रंगहीन है। पूरा मोर रंगीन है लेकिन पैर रंगहीन है। जब अपने कहा जाता है कि मोर पैरों को देखकर रोने लगता है कि मेरे पैर इतने कुरूप क्यों, मैं इतना सुंदर हूं लेकिन मेरे पैर कोई रंग नहीं है, कैसे लकड़ियों के समान है। तो रंग रहित यानी रंग के बिना जो उसके पैर है, वो पैर, अब उन पैरों की शोभा किससे बढ़ रही है? गर्वीली गति के कारण। आहा, क्या उसकी चाल कैसी है, गर्वीली चाल, यानी गर्व के साथ वो चलता है। तो ऐसे चाल उसके पैरों की शोभा बन गई, गरिमा बन गई। पैरों को गौरव में गरिमा में रंगा हुआ कर दिया, रंजित कर दिया, गौरवमय पैरों को कर दिया। पैर मोर से नहीं, मोर की चाल से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम मोर के पैर है। और मोर की चाल कैसी है? गर्वीली चाल है। गति यानी चाल। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, मोर गर्दन ऊपर करके देखता है। विशेष भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुगना, मोर गर्दन को टेढ़ी करके फिर नीचे करके दाना चुगता है। और पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना, टेढ़ी करके, ऐसे टेढ़ी करके वो किसी आवाज सुनता है, शब्द सुनना, ऐसे कुछ पल रोककर वह आवाज सुनने का प्रयास करता है आदि। इस प्रकार की और भी अनेक क्रियाओं में जो सुकुमारता, नाजुकता और जो सौंदर्य था उसका अनुभव तो केवल देखकर ही किया जा सकता है। उस सौंदर्यता का, उस नाजुकता का अनुभव तो आप देखो तब ही समझ पाओगे, मेरे कहने से वह स्पष्ट नहीं हो सकता। भाई गुड़ मैं कहूं कितना मीठा होता है, कितना मीठा होता है, भाई खाऊं तभी तो पता चलेगा ना। कोई कहे इतना मीठा, इतना मीठा, कैसे पता चले? तो ये जो मोर की इतना सौंदर्य है, ये तो आप देखकर ही, वो कैसे दाना चुगता है, कैसे पानी पीता है, कैसे वो गर्दन ऊपर नीचे करता है, तो यहाँ वो लहरें दिखाई देती है। तो ये लहरें आप देखकर ही अनुभव कर सकते हैं। यहाँ लिखकर या पढ़कर उसका अनुभव, एहसास नहीं किया जा सकता है। और गति का चित्र तो आंका ही नहीं जा सकता। उसकी गति कैसी है, गर्वीली गति, कैसे ठुमक ठुमक कर चलता है वह, ये तो बता ही नहीं सकती मैं। इसका तो चित्र ही शब्दों के द्वारा आंकना संभव नहीं है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। जिस प्रकार मोर का विकास हुआ, मोर देखते ही देखते क्या सुंदर वो मोर का बच्चा था, वो सुंदर मोर बन गया। लेकिन मोरनी का बच्चा भी तो था, वो मोरनी भी तो थी, तो वह मोरनी का विकास तो मोर के समान नहीं हुआ। भाई मोर में मोर के पंख होते हैं, मोरनी के इतने लंबे पंख नहीं होते हैं। मोर में और मोरनी में रात दिन का अंतर होता है। जितना सुंदर मोर होता है उतनी सुंदर मोरनी नहीं होती है। तो मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक, और देखते ही ऐसे लगा कि यार कुछ दिन में ही क्या गजब का चमत्कार उत्पन्न हो गया इनमें। तो ऐसा चमत्कार तो इस मोरनी में नहीं हुआ, इतनी सुंदर ये मोरनी नहीं हुई। लेकिन उसकी धूप चाहिए लंबी गर्दन, धूप चाहिए यानी काली और सफेद, उसकी लंबी गर्दन, और हवा में झूलती हुई, हवा में लहराती हुई, चंचल यानी जो एक जगह स्थिर ना हो, हवा में लहराती हुई उसकी कलंगी, सिर की कलंगी मोरनी की, और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा। श्याम श्वेत,
श्याम यानी काला और श्वेत यानी सफेद। पत्र लेखा, पत्र के समान लिखा गया जैसे उसके पंखों पर, ऐसे लगते हैं उसके पंख। कैसे? सफेद और काले, जैसे सफेद पत्र पर कुछ लिख दिया हो गया काले अक्षरों से, तो उसके पंख भी ऐसे हैं। और मंथर गति यानी धीरे धीरे मंद मंद चलना उस मोरनी का। ये सब बातें, ये सब मोरनी की विशेषताएं मोर की उपयुक्त सहचारिणी यानी साथ रहने वाली पत्नी होने का प्रमाण देने लगी मोरनी, क्योंकि हमेशा मोर के साथ रहती है। सहचारिणी यानी साथ होना, उसके साथ चलने वाली, साथ रहने वाली। तो ये भी, ये सारी इसकी विशेषताएं मोर के, हमेशा वो साथ रहती है। जैसे मोर चलता है धीरे धीरे मंथर गति में, वैसे ही ये भी चलती है। हाँ, इनके शारीरिक बनावट में तो अंतर है, लेकिन मोर के साथ रहने से यह प्रमाण देने लगी कि यह मोर की उपयुक्त सहचारिणी है, मोर की पत्नी ही लग रही है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ, नीली आभा, मोर की गर्दन की आभा, गर्दन की चमक, नीलधन आभा, यहां दीर्घ संधि हो रही है नीलाभ में, तो नीलधन आभा यानी नीली चमक के कारण, ग्रीवा यानी गर्दन, तो उसकी गर्दन की नीली चमक के कारण उसका नाम रख दिया गया नीलकंठ। यानी उसका कंठ कैसा है? नीला है। उसकी गर्दन कैसी है? नीली है। और उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण हमेशा मोर के साथ ही रहती है मोरनी, छाया के समान अलग नहीं होती, हमेशा उस मोर के साथ ही रहती है, नीलकंठ के साथ ही रहती है। इसलिए मोरनी का नामकरण क्या कर दिया गया? राधा कर दिया गया। मोरनी का नाम दिया गया राधा और मोर का नाम दिया गया नीलकंठ। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की एक सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। माधवी वर्मा कहती है कि मुझे स्वयं ही पता नहीं, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब, मुझे पता नहीं कि यह कब हुआ कि नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति स्वयं को ही घोषित कर दिया कि तुम्हारा सेनापति मैं हूं। वो सारी सेना उसके पीछे पीछे, मोर के पीछे पीछे, यानी सारे ही जानवर, सारे ही पशु पक्षी, जो जितने भी पशु पक्षी थे, वो सब मोर के पीछे पीछे घूमते थे और संरक्षक नियुक्त कर लिया। हाँ, ये इनका अभिभावक है। इन सब में बड़ा कौन? कि मोर। इन सब की देखभाल करने वाला कौन? मोर। तो मोर ने माधवी वर्मा कहते मुझे पता नहीं कि कब ये बन गया और सब इसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। यानी सब में समझदार कौन बन गया? मोर बन गया। सबका संरक्षक, सुरक्षा करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला मोर बन गया। इसका मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो अचानक मैंने देखा रहे सब मोर के पीछे पीछे जा रहे हैं। मोर ले जा रहा है किधर? सवेरे ही, यानी सुबह ही सबके सब खरगोश, कबूतर आदि सब आदि, यानी और भी जितने जानवर थे सब सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता। कौन? मोर। इन सब की सेना को एकत्र करके सुबह सुबह खरगोश, कबूतर आदि की सेना को, खरगोश और भी जितने जानवर, इन सब की सेना को इकट्ठा करके उस ओर ले जाता। कौन ले जाता? मोर ले जाता, क्योंकि मोर संरक्षक बन गया ना इनका है। तो वो कहता है चलो टाइम हो गया दाना डालने के लिए, उधर आएंगे, उधर चलो। तो जहां दाना दिया जाता वहां ले जाता और वहां सब दाना चुग रहे होते। तो मोर घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता, चारों तरफ घूमता सबकी ओर, मानो ऐसा लगता वह सबकी देखभाल कर रहा है, सबकी रखवाली कर रहा है। अच्छा तूने खा लिया, तूने खा लिया, तूने खा लिया है, सबकी रखवाली कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो सबकी पूछताछ कर रहा हो, सबको पूछ रहा हो, सबकी रखवाली कर रहा हो। ऐसा लगता क्यों? वह उनके चारों ओर घूमता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह उसे तीखे चंचू प्रहार से दंड देने दौड़ा। और अगर किसी ने गड़बड़ कर दी, किसी भी प्रकार की, खरगोश ने कर दी है, कबूतर ने कर दी या किसी और चिड़िया ने कर दी, गड़बड़ कर दी, तो फिर अपने तीखे चंचू प्रहार से, चंचू यानी चोंच के प्रहार, यानी चोंच की चोट से वह दंड किससे देता? चोंच से मारता। वह उनको दंड देने के लिए, जिसने गलती की है, दंड देने के लिए उसकी तरफ भागता और चोंच मारता उनको। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता
और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी अपनी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी के पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुओल सा खेल खेलते रहते। वह सबका संरक्षक बन जाता और खाने का टाइम होता, दाने का टाइम होता, वह सबको ले जाता, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, कोई गड़बड़ मत करना। कोई गड़बड़ करता तो वह अपनी चोंच से उनको दंड देता, चोंच से मारता। और कभी कभी तो वह देखो खरगोश के जो छोटे बच्चे हैं ना, खरगोश के छोटे बच्चों को अपने चोंच में उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, छोटे बच्चों को चोंच से कान पकड़ता और बच्चों को लटका लेता ऐसे अधर में। और जब तक वे आर्त क्रंदन यानी दुखी होकर कराहने नहीं लग जाते, चों 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 करने लग जाते, कान दुख रहा भाई मोर, कान तो छोड़ दे यार, कान उठा कर रखता, जब तक वे रोने नहीं लग जाते, ये समझ लो दुखी से, पीड़ा से। कराहते कब है? जब पीड़ा होती है। तो जब तक वो खरगोश के बच्चे पीड़ा से रोने नहीं लग जाते, आर्त क्रंदन नहीं करने लग जाते, दुखी होकर कराहने नहीं लग जाते, तब तक वो अधर में लटकाए रखता, लटके रहो, छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। और कभी कभी तो उसकी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद, कान क्या हो जाते? छिद जाते, कर्णभेद संस्कार हो जाता। कानों में पहनाते हैं बच्चों को, कान फोड़कर, तो जैसे ही वो कान पकड़कर चोंच से उठाता था तो उसकी तीखी चोंच से खरगोश के बच्चों के कान फूट जाते थे, कानों में छेद हो गया, अब इसमें पहनना कुंडल। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि वो जो मोर है चोंच से पकड़कर कान उठा रहा था, उनके कानों में छेद हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। परंतु वे बच्चे, खरगोश के बच्चे और जानवर उस मोर को क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। अब नहीं करेंगे गलती, माफी मांगते हैं मोर के सामने, क्या कि हम उसे क्रोधित होने का अवसर ही नहीं देते थे, फिर दोबारा गलती नहीं करते थे। दंड विधान के समान ही जितना कठोर उसका दंड विधान था, दंड का नियम मोर ने बना रखा है कि अगर ऐसी गलती करोगे तो ऐसी सजा मिलेगी, वह सेनापति बन गया ना उनका। तो जैसा उसका दंड विधान था, उससे भी ज्यादा उसके पास प्रेम था उन जीव जंतुओं के प्रति, उससे भी ज्यादा उसका प्रेम असाधारण था। जितना वह कठोर दंड दिया करता था, उससे कहीं ज्यादा वह प्रेम भी उन पशु पक्षियों से किया करता था। कौन? मोर, नीलकंठ। तो दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था, यानी साधारण से ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था, प्राय यानी अक्सर, हमेशा, ज्यादातर अपने पंखों को चौड़ा करता और मिट्टी पे फैला देता, और छोटे छोटे बच्चे उसकी लंबी पूंछ और पंखों में छुआछुओल यानी लुका छिपी का खेल खेलने लग जाते। ढूंढो कौन से पंख के नीचे हूं मैं इस पंख के नीचे हूं या उस पंख के नीचे। नीलकंठ अपने पंखों को फैला देता और छोटे मोटे बच्चे, छोटे मोटे पक्षी उसके पंखों में छुप छुप कर लुका छुपी का खेल खेलते रहते थे, इतना प्रेम था उनमें। तो ये सब होने के बाद में देखिए, ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसकी ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। रोज ये सब होता था कि वह नीलकंठ सबको ही इकट्ठा करता दाना चुगाने के लिए ले जाता, सब खेला करते थे। नीलकंठ अपने पंख फैला देता, बच्चे खेलते। लेकिन एक दिन ऐसी ही किसी स्थिति में, पता नहीं किसी दिन, एक दिन एक सांप, काला सांप जाली के भीतर घुस गया, अंदर आ गया। तो उस सांप को देखकर, काले सांप को देखकर सब जीव जंतु डरकर भाग गए और इधर उधर छिप गए।
जो पेड़ों पे बैठते थे वो पेड़ों पे बैठ गए, कोई किधर छुप गया, कोई किधर छुप गया। लेकिन एक छोटा शिशु खरगोश, एक छोटा खरगोश का बच्चा उस सांप की पकड़ में आ गया और उसने मुंह में दबा लिया उस बच्चे को। निगलने के प्रयास में वो उस बच्चे को निगलने का प्रयास कर रहा है मुंह में दबाकर सांप। तो उसने आधा बच्चा, तो जो खरगोश का बच्चा था, छोटा बच्चा, उस आधे बच्चे को मुंह में दबा रखा है और निगलने का प्रयास कर रहा है और ज्यादा अपने मुंह में। तो खरगोश का आधा बच्चा उसके मुंह से बाहर हो गया और आधा बच्चा मुंह के अंदर है। तो अब इतनी जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था उसका बच्चा, क्योंकि वो तो दबा हुआ है और डर भी है, घबरा गया। और वह उसके मुंह में, सांप के मुंह में, मौत के मुंह में जा रहा है, धीरे धीरे वो अंदर खींच रहा है। तो उसका आधा शरीर बाहर था, अब वो आधा शरीर अंदर दबा हुआ है, तो इतना जोर से भी चिल्ला नहीं पा रहा था, केवल हल्का हल्का सा उसकी आवाज आ रही थी उसके चिल्लाने की, रोने की। किसके? खरगोश के बच्चे की, जो उसके सांप के मुंह में दबा हुआ है। तो इतनी जोर से उसकी आवाज निकल नहीं रही थी कि कोई सुन सके, केवल हल्के हल्के से उसकी आवाज आ रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। जैसे सांप ने उस खरगोश के बच्चे को पकड़ा तो खरगोश का बच्चा धीरे धीरे ची 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 की आवाज कर रहा है, क्योंकि उधर वो सांप खा रहा उसे। और नीलकंठ ऊपर झूले में सो रहा था। अब नीलकंठ के लिए झूला डाली पे बैठा होगा, सो रहा होगा। तो नीलकंठ ऊपर झूले में सो रहा है किसी डाली पर। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा, कौन सा मंद स्वर? खरगोश के बच्चे का मंद स्वर, बिल्कुल धीमा धीमा स्वर, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना पहचान ली कि अरे यार, ये तो खरगोश का बच्चा रो रहा है। और वह पूंछ पंख समेटकर मोर नीलकंठ तुरंत ही नीचे उतरा और सर से एक झपटे में नीचे आ गया उड़कर। संभवतः उसने सहज चेतना यानी बुद्धि, समझ, उसने अपनी समझ से उसने समझ लिया होगा नीलकंठ ने कि अगर मैं सांप की फन पर चोंच मारूंगा, सांप की फन पर चोंच मारूंगा तो सांप के मुंह में तो ये खरगोश का बच्चा है, ये और ज्यादा घायल हो सकता है, इसको चोट लग सकती है। इसलिए मैं सांप की फन पर चोट नहीं मारूंगा, सांप के शरीर पर इधर उधर चोट मारता हूं चोंच से। सांप की फन पर चोट मारूंगा तो खरगोश का बच्चे को चोट लग जावे। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु नीचेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। नीलकंठ ऊपर से आया उड़कर तुरंत ही, क्योंकि वह उसकी ची ची खरगोश की बच्चे की हल्की सी आवाज वह सुन गया था कि मेरे परिवार पे कोई संकट आ गया है। यह खरगोश का बच्चा चिल्ला रहा, रो रहा है धीरे धीरे। तो वह दौड़कर आया, उसने देखा कि यह सांप इस बच्चे को खा रहा है। तो नीलकंठ ने उसकी सांप की फन पर चोंच से प्रहार नहीं किया, लेकिन उसकी फन को पंजों से पकड़ लिया, पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए इधर उधर फन के आसपास उसके शरीर पर कि सांप घायल हो गया, अधमरासा हो गया। सांप और मोर में जबरदस्त दुश्मनी होती है। मोर सांप को देख ले तो वह उसे मार देता है चोंच से, प्रहार करता है चोंच से। तो अब यहां सांप और मोर की लड़ाई होने लगी। सांप के मुंह में दबा हुआ है खरगोश का बच्चा। तो सांप की फन पर और फन के आसपास मोर नीलकंठ चोंच से प्रहार कर रहा है। तो सांप के फन की पकड़ ढीली पड़ी और जैसे ही सांप की मुंह कुछ खुला हल्का सा, खरगोश का बच्चा बाहर निकल आया, किंतु वह घायल बेहोश सा वहीं पड़ा रहा। बेहोश हो गया था, वह तो घबरा गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास आया। उस शिशु खरगोश के पास गया
और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। सांप खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबाए हुए है और नीलकंठ आ गया और वो लड़ रहा है सांप से। सांप पे प्रहार कर रहा है, सांप को घायल कर दिया, अधमरा कर दिया। सांप के मुंह से खरगोश का बच्चा निकल चुका है, लेकिन वह बेहोश की हालत में पड़ा है। राधा ने, जो कौन है राधा, मोरनी, वह हमेशा उसकी छाया के समान उसके साथ रहा करती थी। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। मेरी सहायता की क्या आवश्यकता है, वह नीलकंठ स्वयं ही संभाल लेगा सारी परिस्थिति, वह स्वयं ही युद्ध जीत जाएगा, मैं क्या सहायता करूं, वह स्वयं ही क्या वीर है नीलकंठ, ऐसा समझो। कि राधा ने सहायता देने की आवश्यकता ही नहीं समझी, वो बैठी रही उधर और मोर इधर लड़ता रहा नीलकंठ। परंतु अपनी मंद केका से, केका यानी मोर की आवाज, जैसे बिल्ली की आवाज, कुत्ते की आवाज, गाय की आवाज, ऐसे मोर की आवाज को केका कहते हैं, केकना, कूकना। तो वह सहायता करने के लिए नीलकंठ के पास नहीं गई, लेकिन वह आवाज करने लगी, केकाने लगी। मोरनी मंद आवाज में, हल्की हल्की आवाज में किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी कि पता नहीं हो क्या गया है, आज ये मोरनी ऐसे कैसे बोल रही है, इसकी केकाहट में, इसकी आवाज में कुछ दर्द है, क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो इतने में माली पहुंच गया, क्या बात है, ये मोरनी ऐसे कैसे केक रही है। फिर हम सब पहुंचे, माली वहां पहुंचा और फिर हम लोग, महादेवी वर्मा और परिवार के लोग वहां गए। तो ये असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी, सब और फैला दी, किसने, मोरनी ने। तो माली वहां गया और महादेवी वर्मा और घर वाले भी वहां गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, सांप को मार चुका है, चोंच से काट चुका है, वह खंड खंड कर चुका है सांप के, तब वह शिशु खरगोश के पास गया। उसने देखा है कि अब शत्रु, अब दुश्मन समाप्त हो गया है, अब अपनी सेना को संभालता हूं मैं, है सेनापति है। तो सांप मरने के बाद में वह खरगोश के बच्चे के पास में जाता है और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता गर्मी देता रहा कि बच्चा मर न जाए कहीं। देखो कितना प्रेम है। ये मोर नीलकंठ उस खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे दबाकर रखता है, उसे उष्णता देता है, उसे गर्मी देता है। कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र है, उनका वाहन है मोर, कार्तिकेय का, और गणेश भगवान शिव का पुत्र, उसका वाहन है ये चूहा। तो ये जो कार्तिकेय है, उन्होंने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना होगा, मोर ही उन्होंने क्यों पसंद किया कि मेरा वाहन ये मोर रखूंगा मैं। ये बात उस पक्षी का रूप देखकर, मयूर का रूप देखकर, मोर का रूप देखकर और उसका स्वभाव देखकर, प्रेम, दुश्मन से लोहा लेना, दुश्मन को मारकर भगाना, ये मोर की खासियत है। ये सब देखकर ही भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन मोर चुना होगा, ये बात मोर को देखकर समझ में आ जाती है। चलिए अब समय है आज के प्रश्नों का। तो आज के प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, मोर का बच्चा बड़ा होने पर कैसा लगने लगा था। और आज का दूसरा प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से कैसे बचाया।